ये तो होगा एक पोर्शन। अब एक पोर्शन होने के बाद अगला पोर्शन आया कंपनी की एसेट्स, ठीक है, कंपनी की संपत्तियां। अब कंपनी की जो संपत्तियां है, एक पोर्शन के अंदर हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी को शो किया। अब उसी के नीचे जो हमने जैसे टोटल किया था ना, उसी टोटल के नीचे ये अब आपको ऐसे सेम फॉर्मेट चलने देना बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट कौन कौन से होती है बच्चों? देखो इसके अंदर भी कई बाइफर्केशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या रहेगा, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स, पहला सबसे पहले आपको करना है टेंजिबल एसेट्स। दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अगला आ गया, देखो थर्ड वाला आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है, बात ढंग से सुनना। टेंजिबल एसेट कौन कौन सी होती है सिर्फ मैं यहां पे बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होंगी उन सारी टेंजिबल एसेट के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना होगा। अब 14 तक हम बना चुके हैं, सपोज करो आपने 15 तक 16 तक जो भी आपने वर्किंग नोट बनाया है उसका अगला वर्किंग नोट नंबर दोगे आप, इसको आप दे दो 15, क्योंकि जैसे अभी जस्ट हमने 14 नंबर वर्किंग नोट नंबर बनाया था, 15। टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या रहेंगे? जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी हो गया, ठीक है, कोई फर्नीचर हो गया, ये हमारी टेंजिबल एसेट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे कि एक हमारा भी चैप्टर भी आएगा इनटेंजिबल एसेट का, उस चैप्टर का नाम है जैसे कि गुडविल। क्या बच्चों? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स आपको डायरेक्ट यहां नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको नाम ही लिखना है कि टेंजिबल एसेट्स है हमारी मशीनरी, फर्नीचर। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। अगला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो क्या हुआ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बेसिक मीनिंग क्या है? देखो मान लो हम कुछ चीज बना रहे हैं, वो बनेगा, आज चल रहा है 2020, सपोज करो वो 2023 में बनकर तैयार होगा। क्या होगा? 2023 में। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? हम जो चीज बना रहे हैं उसके लिए खर्चा तो आज ही लग रहा है, उसके लिए खर्चा तो आज ही लग रहा है, लेकिन बनेगा कब? 2023 में। अब जब 2023 में बनेगा तब तक क्या हम उसके लिए खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम उसके लिए खर्चा कर रहे हैं। तो जिस दिन बनेगा वो तो उस दिन तो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, वो उस दिन तो उसको नाम दे दिया जाएगा। जब तक वो प्रॉपर्टी लॉन्ग पीरियड की है और बनी नहीं है तब तक हम इसको कहेंगे कि हमारी कैपिटल नेचर की है और वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? हमारी एसेट मान के ट्रीट करेंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, काम में चल रही है ना। जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन उसको नाम दे दिया जाएगा, तो उस दिन वो तैयार होकर बाहर, ठीक है। इसको 16 नंबर दे देना, इसको अगर है तो 17 नंबर दे देना, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा नॉन करंट एसेट्स। क्या आ गया? नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर जैसे एक चीज और है, अब आ गया करंट एसेट्स। अब करंट एसेट के अंदर भी क्या लिखोगे? सबसे पहले करंट एसेट के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी होंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो बताओगे, ठीक है। इसके बाद कंपनी के पास खुद की इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री या जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। कंपनी के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक होता है तो वो भी कहां आता है?
एसेट का पार्ट क्योंकि साल के एंड में हमारे पास बचा रह जाता है तो हमारी एसेट मान ली जाती है, ठीक है। इसके बाद कंपनी के डेब्टर्स हो गए, ठीक है, समझिए बच्चों। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल्स, क्या बिल्स रिसीवेबल, जो हमारे को लोगों से बिल्स रिसीव करने हैं वो भी हमारी एसेट होती है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि कैश या बैंक बैलेंस, जो भी हमारे पास अगर बचता है वो, ओके। समझिए बच्चों। अब याद रखना कभी भी आप एसेट का बनाओगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट को शो करोगे, मतलब ऐसी एसेट जो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती वो हमेशा याद रखना नॉन करंट एसेट होती है, जैसे 1 साल से अधिक के लिए हो। अब देखो जितनी भी करंट एसेट होगी वो 1 साल के अंदर अंदर होने वाली घटनाएं होंगी, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने उसको 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए हमने उसको रखा है। हो सकता है कि हम उसको सेल आउट कर दें या हो सकता है हम उसको और खरीद दें, बस खरीदना बेचना खरीदना बेचना। इन्वेंट्री आप 1 साल के अंदर खरीदोगे बेचोगे। डेटर्स भी क्या होगा, आप किसी को उधार अगर माल दे रहे हो तो आप उसे 3 महीने का पीरियड दे सकते हो पेमेंट करने का, 6 महीने का दे सकते हो। तो 1 साल के अंदर अंदर वो घटनाएं जो घट जाती हैं उसको याद रखना हमेशा करंट एसेट होगी। और हमने भी लायबिलिटी वाले कॉलम में किया था कि करंट लायबिलिटी किया था ना, तो वो भी घटनाएं जो 1 साल के अंदर अंदर होने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, ओके। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, आप इस सेट का क्या कर दोगे, टोटल, क्या कर दोगे, टोटल इसका जो भी आपने, जैसे मान लो 15 नंबर वर्किंग नोट बनाया, 16 नंबर वर्किंग नोट बनाया, 17 नंबर वर्किंग नोट बनाया, इसी प्रकार अगर आपने ये बनाया है इसको भी अगर आपने कोई नाम दिया है तो आप यहां पर लिखोगे और इसके बाद क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। याद रखना जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपका जो लायबिलिटीज का पार्ट था, जो टोटल का लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल याद रखना हमेशा इक्वल आएगा। अगर बाय चांस इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, उसको आपको सुधारना है, ठीक है। ये आपका किसका पार्ट हो गया, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट खत्म हो चुका है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा था रेम्यूनरेशन का, जिसमें मैनेजर को रेम्यूनरेशन कैसे देना है, कितना देना है, वो सीखा हमने। अब इसके अंदर हमने बैलेंस शीट सीखी, बैलेंस शीट के अंदर हमने 2-3 वर्टिकल फॉर्मेट सीखा। वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते समय आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाना है, ओके। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को शो करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल को शो करना है। अगर कोई आपने मनी रिसीव की है शेयर वारंट के अगेंस्ट में तो आपको वो लिखना है। उसके बाद नॉन करेंट आपकी लायबिलिटी जैसे कि डिबेंचर, रिजर्व हो गए, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा आपने इस साल करंट ईयर में अगर कोई प्रॉफिट कमाया, हो सकता है कि याद रखना कि कंपनी का प्रॉफिट ना आकर इस बार लॉस आया, तो याद रखना लॉस को हमेशा जैसे ब्रैकेट में शो करेंगे हम, किसमें शो करेंगे, ब्रैकेट में, वो अपने आप इंडिकेट कर देगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट ना होते हुए क्या है, लॉस है। समझ गए बच्चों। फिर उसके बाद क्या है, हमने लोगों से उधार नहीं लिया है लंबे पीरियड के लिए, तो नॉन करंट एसेट का पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो 1 साल के अंदर अंदर जिसका पेमेंट हमें करना होता है यानी कि कंपनी को, तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। उसके अंदर भी क्या क्या आएगा, जैसे कि हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, बिल्स पेबल हो गए, अगर हमने कोई टैक्स पे करना है, प्रोविजंस बना रखा है वो आएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आने के बाद उसके बाद आता है अगला पॉइंट एसेट्स का। एसेट के अंदर भी सबसे पहले आप शो करोगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर भी सबसे पहले क्या शो करोगे, टेंजिबल एसेट, मतलब जो एसेट जो आपको दिखाई देती है, ठीक है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप टेंजिबल एसेट को शो करोगे और याद रखना उसके लिए हमेशा आपको वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। बिना वर्किंग नोट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना। इंटेंजिबल एसेट, अब देखो
टेंजिबल एसेट का एक फॉर्मेट देख लो, जैसे कि मान लो टेंजिबल एसेट थी हमारे पास, कोई टेंजिबल एसेट के लिए कोई टेंजिबल एसेट है, उसके देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ बैलेंस बीडी, मतलब पिछले साल हमारे पास कुछ एसेट हो सकता है कि मशीनरी की, मान लो ये मशीनरी है, क्या है मशीनरी, ठीक है। मान लो टेंजिबल एसेट के अंदर मैं मशीनरी का ट्रीटमेंट बता रहा हूं, जैसे मान लो बैलेंस बीडी, आपके पिछले साल कुछ बैलेंस बीडी था, इस साल आपने सपोज करो कुछ ना कुछ एसेट परचेज किए हैं, मान लो मशीनरी एक और परचेज कर ली, तो उसको आप टोटल कर दोगे, ठीक है। अगर आपने इसमें से कुछ सेल आउट किया है तो आपकी मशीनरी कम हो जाएगी, तो इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर कोई आपने सेल किया तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस। अभी भी समझा के गया, अगर कोई नेगेटिव चीज है तो उसको आप किसमें शो करोगे, ब्रैकेट में। उसके बाद याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। कंपनी का अगर कोई डेप्रिसिएशन, मतलब कोई भी एसेट्स है उसके ऊपर अगर कोई डेप्रिसिएशन दिया गया है तो उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। याद रखना, क्या डेप्रिसिएशन है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी, मतलब साल के एंड में आपके पास इतना बैलेंस अवेलेबल है। अब इसी बैलेंस को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे शो करना है, कहां पे, मशीनरी वाले कॉलम में, यहाँ पे। ये मान लो ये 1 लाख रुपए आया तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ शो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ओके। फिर उसके बाद देखो करंट एसेट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे, इन्वेंट्रीज, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स और कैश और बैंक बैलेंस। ये करने के बाद दोनों साइड का आंसर आपका मैच करना चाहिए, अगर मैच कर गया तो ठीक, वरना तो आपका आंसर गलत होगा, उसको कहीं ना कहीं आपको सुधारने की आवश्यकता है, आप उसको सुधारोगे। इस तरीके से आप याद रखना, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी तैयार के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को तैयार करोगे, ठीक है बच्चों, ओके भाई बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। हम अकाउंट्स की 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में, मतलब जस्ट इससे पिछली क्लास में हमने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के अंदर हमने देखो 2 फॉर्मेट सीख लिए, 2 फॉर्मेट सीखे हैं। पहला फॉर्मेट जो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक हमने ये फॉर्मेट सीख लिया था, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा। फिर इसके बाद हमने बैलेंस शीट के बारे में सीखा कि बैलेंस शीट किस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी बनाएगी तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, इसके अलावा बैलेंस शीट भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी, ओके। फिर हमने इसके बाद एक थर्ड चीज और सीखी थी कि किस प्रकार मैनेजर का जो भी रेम्यूनरेशन था वो किस तरीके से, कितना % दिया जा सकता था, कितना % नहीं दिया जा सकता था, इसके बारे में हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो हमने सीखा था 11%, 5%, 10% और इसके अलावा हमने 1% सीखा था। अब जब याद रखना, जब आप लोगों को क्वेश्चन में, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, याद रखना, तो उस क्वेश्चन में आपको P&L अकाउंट जब आपने बना रखा होगा, क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस वगैरह जो भी दे रखा होगा, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर याद रखना हमेशा मैनेजर का रेम्यूनरेशन, मैनेजर का अगर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो हम पहले मैनेजर के रेम्यूनरेशन को वहां से हटाएंगे, ठीक है बच्चों, पहले हम वहां से हटाएंगे। हटाने के बाद हम अब भी एक कैलकुलेशन करेंगे कि मैनेजर का रेम्यूनरेशन 11% के अकॉर्डिंग कितना बनता था, 5% के अकॉर्डिंग कितना, 10% के अकॉर्डिंग कितना और 1% के अकॉर्डिंग कितना बनता था। फिर वो आने के बाद जो एक्चुअल में हमने जो निकाला एक्चुअल में रेम्यूनरेशन, ठीक है बच्चों, एक्चुअल में जो रेम्यूनरेशन निकाला उसको अब आप लोगों को देखना है कि
पी एंड अकाउंट के अंदर ट्रीट करना है। किसके अंदर ट्रीट करना है? पी एंड अकाउंट के अंदर से आप उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सही माना जाएगा। और याद रखना जब भी मैनेजर के रेम्युनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चों? सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग आप हमेशा पहले मैनेजर का रेम्युनरेशन निकालोगे, फिर उसको आप आगे पी एंड अकाउंट पे ट्रीट करोगे। ठीक है बच्चों? computation of profit, computation of profit for managerial देखो याद रखना जब भी सेक्शन 198, कौन सा? सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग आपको मैनेजर का रेम्युनरेशन निकालना है। ठीक है? इसके लिए आपको पहले किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको पी एंड एस से रिलेटेड डाटा दिया होगा। ठीक है? उसके अंदर कुछ गलतियां होंगी, उस गलतियों को आपको सुधारते हुए एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर उस प्रॉफिट के ऊपर आप लोगों को जो कल परसेंटेज समझाई थी 11, 10, 5 और 3 और 1, उस परसेंटेज को अप्लाई करना है। उस परसेंटेज को अप्लाई करने के बाद एक्चुअल में पता लगेगा आपका जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो यही इसी का ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले आपको क्या होगा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट लेना होगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? देखो सबसे पहले याद रखना आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ, उसका आपको सबसे पहले नीचे से प्रॉफिट उठाना है कि कितना प्रॉफिट आ गया है। फिर आप इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है। ठीक है बच्चों? अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले कुछ चीजें ऐड कर लो। वो ऐड क्या करोगे? देखो इसके अंदर सबसे पहले इनकम की बात कर रहा हूं। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनकम की। इनकम के अंदर अगर कोई सब्सिडी है, क्या? अगर कोई सब्सिडी है तो उसको आप ऐड कर लोगे यदि उसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया। याद रखना अगर उसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया तो उस सब्सिडी को आप क्या करोगे? ऐड करोगे। और याद रखना ये सब्सिडी किसके द्वारा मिली होनी चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट के अलावा और किसी से सब्सिडी मिली तो उसको ऐड नहीं करेंगे, और तभी ऐड करेंगे सब्सिडी को अगर जब उसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रीट नहीं किया गया। उसके बाद देखो बच्चों क्या करना है अपने को, देखो कंपनी के पास अगर कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कौन से नेचर का? कोई कैपिटल नेचर का अगर कोई प्रॉफिट शो किया गया है तो आप उसको भी ऐड करोगे। ठीक है? जैसे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो 2-3 टाइप के आपके प्रॉफिट रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने फिक्स एसेट को बेचा, किसको? फिक्स एसेट जो अगर आपने कोई बेची तो याद रखना फिक्स एसेट क्या वो पी एंड एल का पार्ट है क्या? नहीं है। तो याद रखना कोई कैपिटल नेचर का अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया और वो आपने पी एंड एल अकाउंट में उसको डेबिट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया हुआ है। ठीक है? पी एंड एल अकाउंट में अगर डेबिट किया है तो आप लोगों ने जो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है, फिक्स एसेट के ऊपर जो क्या कमाया? प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रीट करोगे। समझ गए? और इसके अलावा क्या आता है? कंपनी ने अगर कोई प्रीमियम प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है? प्रीमियम। प्रीमियम, अब प्रीमियम किसके ऊपर आप प्राप्त करते थे? जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करते थे। क्या? जब आप इश्यू करते थे इक्विटी शेयर, याद है?
इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल इशू करते थे उस समय आप लोगों ने जो प्रीमियम लिया, अगर वो भी अगर आप लोगों ने पी&एल में डेबिट किया हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे ट्रीट करोगे। इसके अलावा और हमारे कैपिटल नेचर के कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट। अब याद रखना ये डिस्काउंट कौन सा वाला है, जब आप लोगों ने शेयर इशू किए थे उस समय वाला ट्रीटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो होगा वो यहां लिखोगे, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद फिर ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये माइनस करना है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे फिक्स एसेट, प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वगैरह आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब ये तो हो गया कौन सी साइड का पॉइंट, इनकम साइड है। इनकम साइड में या तो आपके पास सब्सिडी आएगी या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट आएंगे। अब याद रखना अभी हम इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट में कौन सी ऐसी एसेट है जो प्रॉफिट है, आप कैसे ट्रीट करोगे कि कौन सा प्रॉफिट लिया जाए या कौन सा ना लिया जाए। अब देखो इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसकी एक्सपेंसेस की, इसकी बच्चों एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी चीज का प्रोविजन बना रखा हो बच्चों, क्या प्रोविजंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज का प्रोविजंस बना रखा है उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना अगर ये इफ ये क्रेडिट आएगा, ये सॉरी ये क्रेडिट आएगा, ठीक है। इफ डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, याद रखना अगर कोई एक्सपेंसेस डेबिट किए हुए हैं तो हमारे को कोई भी टाइप का जो है अगर कोई प्रोविजन दिखाई दे दे या कोई भी रिजर्व दिखाई दे दे, ठीक है, या फिर कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट दिखाई दे दे, कैपिटल नेचर का लॉस, कैपिटल नेचर का जो भी अगर लॉस दिखाई दे दे उसको भी आप यहां से माइनस करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैनेजर का इंपॉर्टेंट मार्क करना है बच्चों इसको, ठीक है। मैनेजर का मैनेजरल रेम्यूनरेशन, याद रखना अगर कंपनी के क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि मैनेजर रेम्यूनरेशन दिया है या फीस दी है, अगर याद रखना मैनेजर का सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का रेम्यूनरेशन हमारे को ऐड करना है, मैनेजर की फीस ऐड नहीं करनी, क्योंकि मैनेजर को अगर कोई फीस दी जा रही है तो वो उसकी पी&एल का पार्ट माना जाता है, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजंस आ गए, रिजर्व आ गए, या फिर ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, माइनस ऐड करनी है एक्सपेंसिव वाली। करने के बाद जो भी यहां आएगा उसको यहां लिख दोगे, ठीक है। लिखने के बाद जो भी ट्रीटमेंट आया, क्या आया, जो भी ट्रीटमेंट हुआ उस ट्रीटमेंट को आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो हमने ये पी&एल का डेबिट प्लस कुछ माइनस कुछ फिर प्लस किया हमने, इन सारी चीजों को आप क्या कर दोगे, ये जो आपका ये निकला, ये आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट जो निकला वो निकला किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें एक चीज और आएगी जैसे कि डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों, डेप्रिसिएशन, और याद रखना डेप्रिसिएशन सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे। याद रखना हो सकता है कि ये ऐड भी हो जाए, हो सकता है कि ये डेप्रिसिएशन आपका माइनस भी हो जाए, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है। सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग अगर हमने ज्यादा ले रखा है तो उसको कम कर दो, अगर कम कर रखा है तो उसको ज्यादा मतलब कि ऐड कर दो उसको। अब देखो क्या हुआ, हमारे को हमने ये अभी किया था ना कि हमारे कैपिटल नेचर का अगर कोई प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के अंदर हमने क्या कहा था, फिक्स एसेट कहा था ना। फिक्स एसेट मान लो कि कोई मशीनरी थी, क्या थी बच्चों, मशीनरी। आप कैसे निकालोगे कि कौन सा कैपिटल नेचर कैलकुलेट होगा,
कैपिटल नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हो या लॉस निकालना चाह रहे हो, कैसे पता लगेगा? इसके अंदर याद रखना, जो भी आपने जैसे मान लो मशीनरी सेल आउट की, तो जो मशीनरी आपने सेल की उसकी वैल्यू, सेल वैल्यू जो भी होगी उसको लिखोगे, ठीक है। मैं किसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं अभी? फिक्स एसेट के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट निकलता है तो उसकी बात कर रहा हूं। उसके अंदर से माइनस हमेशा करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये जब आपने कर दिया, ठीक है, तो जो भी अब इससे पता लगेगा, जो आएगा वही आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसके अंदर कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट को लिया जाएगा, डब्ल्यूडीवी को नहीं लिया जाएगा, ठीक है बच्चों।